जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां स्पर्श के पेंशनर के लिए, कुछ जानकारियां नोशनल इंक्रीमेंट पे है, कुछ जानकारियां डिसेबिलिटी एलिमेंट पे है, कुछ जानकारियां सर्कुलर 568 पर है और कुछ जानकारियां हैं कम्यूटेशन पे। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि अच्छी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, नायक रैंक क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल, ग्रुप वाई, सर्कुलर 568 का एरियर 28,170। ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है, तो उन पेंशनर को लग रहा है कि हमारी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है, जैसे 20 साल से ऊपर, तो हमें ज्यादा एरियर मिलेगा, लाख लाख का एरियर मिलेगा, 1-1 लाख एरियर मिलेगा, 90,000 एरियर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी सर्कुलर 568 का एरियर है वो है आपकी पेंशन पे डिपेंड कि आपकी पेंशन कब कब बढ़ोतरी हुई। 1-1-2006 से कितनी हुई, 1-7-2009 से कितनी हुई, फिर 2012 में कितनी हुई। तो जैसे जैसे आपकी पेंशन बढ़ी है उसी के हिसाब से आपका एरियर है। अब दोस्तों, जब भी पेंशन आगे रिवाइज हुई, अगर उसमें आपकी पेंशन में वृद्धि नहीं हुई तो फिर एरियर भी आपका डाउन चला जाएगा। तो ऐसे वो केस हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है, जिनकी 20 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उनका एरियर भी कम ही बनेगा। ऐसे दोस्तों रैंक हैं जैसे नायक हो गए, हवलदार हो गए। जी हाँ दोस्तों, जिनकी ज्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, इनका फिर कम एरियर बनेगा। जैसे किसी का 28,000, 30,000, 40,000, 45,000, यानी 50,000 से नीचे नीचे। और जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस कम है, 15 साल, 16, 17, 18, 19, उनका ज्यादा एरियर है, 90,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर। तो दोस्तों, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस को देखकर आप अपना एरियर कैलकुलेट करें। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है तो मुझे ज्यादा एरियर मिल जाएगा। नहीं, आप पहले अपनी पेंशन चेक करें कि आपकी पेंशन किस किस पीरियड में रिवाइज हुई। अगर हुई है रिवाइज, तभी आपको अच्छा खासा एरियर मिल पाएगा। तो ऐसे एक पेंशनर थे जिनका नायक रैंक था, क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल थी, तो इनका एरियर मैंने कैलकुलेट किया, लगभग 28,170 रुपए बन रहा है और यही इनको दिया जाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट या फिर एनपीसी डिसेबिलिटी का सीपीपीसी से बनवाए। टोटल बनाया एक पेंशनर का एरियर 1,69,594। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सीपीपीसी बैंक भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसे समझ में आ गया कि हमें कैसे एनपीसी देना है इस पर्स को। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनको ओआरओपी 2 की एरियर की सारी किस्त दे दी थी, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन रिवाइज ही नहीं करी। जो एक्चुअल में उनका रैंक था उसके हिसाब से डिसेबिलिटी दी नहीं। तो दोस्तों, डिफरेंस अमाउंट का यहाँ पे डिसेबिलिटी का नॉट पे सर्टिफिकेट बनवाया, तो टोटल जो एरियर बना वो बना 1,69,594। और दोस्तों, इसमें से 2 इंस्टॉलमेंट इतने की दे दी पहले बैंक सीपीपीसी ने और नॉट पे सर्टिफिकेट बना दिया। बाकी रेस्ट अमाउंट का वो बनाया 42,399 का। तो दोस्तों, अब ये 2 भागों में पेंशनर्स को मिलेगा डिसेबिलिटी एलिमेंट का पैसा, और वो देगा अब स्पर्श। अगर आपको भी डिसेबिलिटी में कोई घाटा हो रहा है तो आप सीपी ग्राम में जरूर शिकायत डालिए और सीपीपीसी से नॉट पे सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर आपको आपकी रैंक के हिसाब से डिसेबिलिटी नहीं मिल रही, तब आपको कार्यवाही करनी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए पेंशनर के केस आने लगे हमारे सिविल डिपार्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट पे धड़ाधड़ केस आ रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के पास फिक्सेशन करने के लिए, नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमने अभी तक सिर्फ एक ही केस फाइनल किया है और वो पेंशनर का केस था। उन्होंने कोर्ट केस करा, वो जीते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी लगाया, तब हम उनका केस फाइनल कर रहे हैं। लेकिन उसके बदले और भी पेंशनर के केस आ रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे। जैसे एक लेडी है, एक मैडम है जो 30 जून 2021 में रिटायर हुई। इसका मैं लेटर भी आपको साइड में दिखा रहा हूं। ये मांग रही हैं इंक्रीमेंट जुलाई 2021 का। लेकिन दोस्तों, हम इनका केस फाइनल नहीं करेंगे, हम इन्हें नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देंगे। वो इसलिए क्योंकि डीओपीटी की तरफ से, डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से अभी हर एक पेंशनर के लिए नोशनल इंक्रीमेंट पे कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हाँ, अगर ये कोर्ट केस करती हैं, जीतती हैं और उसका ऑर्डर हमारे पास आता है,
डिपार्टमेंट के थ्रू कार्रवाई होती है, फिर हम इनको नोशनल इंक्रीमेंट दे पाएंगे, तब हम इनकी कैलकुलेशन कर पाएंगे एक नए नोशनल इंक्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे ऊपर भी अथॉरिटी बैठती है, कंपिटेंट अथॉरिटी बैठती है, हमें भी उसको जवाब देना होता है। जब भारत सरकार ने कोई लेटर निकाला ही नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट पे, तो फिर हम हर एक पेंशनर को कैसे दे रहे नोशनल इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस का लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, ये उन पेंशनर के लिए, उन फैमिली पेंशनर के लिए जिनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया है। इन्होंने दोस्तों इस लेटर में बताया कि किस तरीके से आप क्या क्या चीजें एडिट कर सकते हैं स्पर्श पे, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एडिटेबल नहीं है, जो आप एडिट नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जो आप स्पर्श पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अपनी पर्सनल डिटेल हो गई, सर्विस डिटेल हो गई, फैमिली डिटेल हो गई, बैंक की डिटेल हो गई, नॉमिनी डिटेल हो गई। आप ये सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं और इसी के बेस पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें एडिटेबल हैं, एडिट कर सकते हैं आप स्पर्श पे। भले ही दोस्तों ये बाद में वेरीफाई हो, कब हो, ये बात ही बात है, लेकिन इन चीजों को आप घर बैठे ही एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ टेक्निकल एरर है, कुछ दिक्कत है, फिलहाल वो रुक सकता है, कुछ टाइम बाद आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें एडिटेबल हैं, एडिट आप कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसी कौन सी चीजें जो नॉन एडिटेबल हैं, जो एडिट आप नहीं कर सकते। स्पर्श यहां पे बताता है, लेटर यहां पे बताता है, जैसे कैडर है, कैडर को आप एडिट नहीं कर सकते। फिर है नेचर ऑफ रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट का नेचर है उसे आप एडिट नहीं कर सकते। नेट क्वालिफाइंग सर्विस है, यानी क्वालिफाइंग सर्विस में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्वालिफाइंग सर्विस आप नहीं बदल सकते। फिर है मेडिकल बोर्ड डेट, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अपना ग्रुप हो गया, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। पोस्ट लास्ट हेल्ड, जो भी आपकी पोस्ट ही लास्ट, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर आता है पैन नंबर, पैन नंबर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये एडिटेबल नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें हैं जो इस लेटर में बताई गई हैं। तो अगर आप भी कुछ एडिट नहीं कर पा रहे तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकूं। इन चीजों को कह रहा हूं दोस्तों जो नीचे लिखी हुई हैं, जो एडिटेबल है। अगर आप इन चीजों को एडिट नहीं कर पा रहे तब आप नीचे कमेंट करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशन रिवाइज होने पर या फिर एमएससीपी मिलने पर कम्यूटेशन का पीरियड चेंज ना हो, अपील। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जिनको एमएससीपी एसीपी मिलती है या फिर उनकी पेंशन रिवाइज होती है किसी कारण से। तो क्या होता है, जो स्पर्श है या फिर जो सीपीपीसी है, वो आपका कम्यूटेशन पीरियड चेंज कर देती है। यानी जो आपका 15 साल से पहले से चल रहा होता है वो आपका 1-2 साल, 5 साल, 6 साल और बढ़ जाता है। और वो किस वजह से बढ़ता है, जैसे आपको एमएससीपी दे दी या फिर आपकी कोई पेंशन रिवाइज हो गई। दोस्तों कम्यूटेशन पीरियड जो बढ़ता है वो बढ़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो आपका कम्यूटेड वैल्यू है, जो अमाउंट है, जो आपका काटा जा रहा है 15 साल तक, वो भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पेंशनर्स को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जब कम्यूटेशन का पीरियड बढ़ गया 15 साल से ऊपर, तो इसका मतलब है कि और आपको पैसा देना पड़ेगा और किस्तें देनी पड़ेगी भारत सरकार को। और जैसा आपको पता है, जो अभी इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज है, जो भारत सरकार के पास आपका पैसा जा रहा है आपकी पेंशन में से काट के, तो उसका जो रेट है वो 5% से नीचे आ चुका है। पहले ये ज्यादा था, लेकिन आज की डेट में ये 5% या फिर 5% से बहुत कम है। तो सीधा सा आपको यहां पे घाटा है अगर कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 15 साल से और ऊपर बढ़ जाता है। जैसे कई पेंशनर के साथ हुआ है, किसी का 16 साल हो गया, 17 साल हो गया, यानी 15 साल से 2-3 साल, 5 साल, 6 साल और बढ़ गया, किसी का तो 10-12 साल भी और बढ़ गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से कि भले आपकी पेंशन रिवाइज हो रही हो, आपको एमएससीपी मिल रही हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट से ही, यानी जब से आपकी पेंशन स्टार्ट हुई है, जब से ही वो 15 साल पीरियड काउंट हो। उसके आगे आपको एमएससीपी मिली, कुछ भी मिला हो, लेकिन कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो आगे ना बढ़े, 15 साल से और ऊपर वो नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा और ज्यादा सरकार के पास जा रहा है इंटरेस्ट रेट के साथ, तो इससे आपको और ज्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों धीरे धीरे ये इंटरेस्ट रेट और कम होगा आगे, तो इसकी जो वसूली है फिर आपसे होगी अगर जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो आगे बढ़ता है। इसलिए जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो सिर्फ 15 साल तक ही रहे, जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश है। बाकी वो देखेंगे
कि गवर्नमेंट कब उसे कम करती है, 15 साल से कम करती है, लेकिन एक्चुअल में जो रूल बना रखा है 15 साल का, कम से कम वो तो 15 साल रहे, उससे ज़्यादा तो ना बढ़े किसी कारणवश, या फिर आपकी पेंशन रिवाइज हुई या फिर आपको एमएससीपी मिली। इसलिए दोस्तों हमारा जो डिपार्टमेंट है सिविल डिपार्टमेंट, उसमें जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो सिर्फ 15 साल तक ही वैलिड है। अगर बीच में किसी को एमएससीपी मिल गई या फिर जो कम्यूटेशन का पैसा है वो 5-6 महीने बाद या फिर अगले साल भी पे हुआ रिटायरमेंट के बाद, तब भी जो पीरियड है वो 15 साल का ही रहता है। ये हमारा डिपार्टमेंट करता है, जो सिविल डिपार्टमेंट है, यानी पेंशनर को वो नुकसान नहीं होने देता। लेकिन जो डिफेंस का मामला है, पता नहीं किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं, भगवान भरोसे है। तो दोस्तों ये मैं गुजारिश करूंगा कि भले ही एमएससीपी मिले या फिर पेंशन रिवाइज हो, लेकिन 15 साल का जो पीरियड है वो ही बने रहे, उसे और आगे ना बढ़ाए आपके पीपीओ में, ताकि आपको नुकसान ना हो, आपको और पैसा या फिर ज्यादा किस्त ना देना पड़े सरकार को। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां वेलफेयर से जुड़ी मैं लाता रहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।